नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के रेल रोको आंदोलन के कारण कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने की है खास तैयारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन मसले पर शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी पर तंज, कहा जो सेना कभी सीमा में घुसी ही नहीं वो वापस कैसे जा रही है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल के चुनावी घमासान में सियासी हिंसा तेज, मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला, सीआईडी इस मामले की करेगी जांच। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों के रेल रोको आंदोलन के कारण आज कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने की खास तैयारी। जी हां दोस्तों, सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अब तक 10 से ज्यादा बार बात हो चुकी है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा है। इस बीच किसानों ने आंदोलन को और तेज करते हुए आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। किसान आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन करेंगे। रेलवे ने इसके मद्देनजर खास तैयारियां की हैं। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करेगा। इस दौरान देश भर में हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इसे रेल रोको नहीं बल्कि रेल खोलो आंदोलन बता रहे हैं। उन्होंने कहा, हम तो रेल चलाएंगे, पिछले 8 महीने से रेल रोक रखी है, देश की जनता दुखी है, जो एक आध ट्रेन आती है उस पर हम माला डाल देंगे और लोगों से पूछ लेंगे कि क्या परेशानी है। सरकार ने सब कुछ पटरी से उतार रखा है, फरवरी मार्च से लेकर अब तक सब कुछ पटरी से उतर चुका है, इसलिए रेल चलनी चाहिए। इंडियन रेलवे ने इस आंदोलन को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, वहीं कुछ के रूट में परिवर्तन किया है। आज ट्रेन से यात्रा के लिए निकलने वाले यात्रियों को अपने ट्रेन की स्थिति को देखकर निकलना होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन मसले पर शिवसेना का सामना में तंज, जो सेना कभी सीमा में घुसी नहीं वो वापस कैसे जा रही है। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी विवाद अब सुलझ गया है। चीन की सेना ने एलएसी से पीछे हटना भी शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस मसले पर अभी भी बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। शिवसेना ने गुरुवार को अपने मुखपत्र सामना में इसी मसले पर लेख लिखा और केंद्र सरकार पर तंज कसा। सामना में लिखा गया है कि अगर कोई सेना हमारे इलाके में घुसी ही नहीं थी तो फिर वापस कैसे जा रही है। शिवसेना के सामना में कहा गया, हिंदुस्तान की सीमा में घुसी चीन की सेना वापस लौट रही है और इस घटना का राजनीतिक उत्सव शुरू हो गया है। साल भर चीनी सेना ने हमारी जमीन पर लगभग 20 किलोमीटर तक की घुसपैठ की थी। उस संघर्ष के दौरान गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। सैनिकों के बलिदान पर विरोधियों ने सरकार से सवाल करके उनको घेरा। उस दौरान प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कई नेता और मंत्री कई विषयों पर बोलते रहे, लेकिन जब उनसे चीन की घुसपैठ के मामले में सवाल किया जाता तो वे पलायन कर जाते। सामना में कहा गया कि 4 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जानकारी दी थी कि चीन से समझौता हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने पहले कह रहे थे कि चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की है। वहीं प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन से कब्जा छोड़ दिया। मतलब चीन ने घुसपैठ की ये बात सच थी और प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहे थे। अब इस मामले का जो राजनीतिक विजयोत्सव शुरू है वह मजेदार है। बड़े शौर्य का प्रचार और प्रचार मुहिम चलाई जा रही है। जो सेना घुसी नहीं वो वापस कैसे जा रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सामना में लिखा गया कि प्रधानमंत्री के अनुसार जो सेना हमारी सीमा में कभी घुसी ही नहीं थी वह सेना कैसे वापस लौट रही है। पैंगोंग से सटे चीनी निर्माण कार्य कैसे ध्वस्त किए जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें प्रकाशित की जा रही है। पैंगोंग की तस्वीरें फैलाई जा रही है। चीन लौट रहा है, ये खुशी की बात है। यह हिंदुस्तानी रक्षा विभाग की सजगता की जीत है, ये बात स्वीकार है। लेकिन चीन घुसपैठ प्रकरण में देश के सत्ताधीश लगातार झूठ क्यों बोलते रहे, यह सवाल अनुत्तरित है। शिवसेना ने सवाल किया कि संसद में राजनाथ सिंह ने जब चीन के लौटने के संदर्भ में बात कही तब दलीय मतभेद भूलकर सभी ने मेज थपथपाकर रक्षा मंत्री का भी अभिनंदन किया, लेकिन विरोध पक्ष को सरकार से कुछ सवाल करने थे जो कि पूछने नहीं दिए गए। विपक्ष अगर सवाल पूछ लेता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। राष्ट्रीय सुरक्षा का अत्यंत संवेदनशील मामला होने की बात कहकर संसद का मुंह बंद कर दिया गया। केंद्र पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि सवाल सिर्फ इतना है कि चीन की सेना हमारी सीमा में इंच पर भी नहीं घुसी। विपक्ष भ्रम और अफवाह फैला रहा है। गत 1 साल से सरकार की ओर से हर स्तर पर जो ऐसा कहा जा रहा है वह सब लफाजी थे। यह अब स्पष्ट हो चुका है, चीनी सेना के लौटने का उत्सव सरकार ने ही शुरू किया। अगर कोई इसे विजय का उत्सव कह रहा होगा तो उसके दिमाग की जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में ऐसा फंसना फसाना शुरू होगा तो क्या करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के चुनावी घमासान में सियासी हिंसा तेज, मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला, सीआईडी करेगी मामले की जांच।
जी हां दोस्तों, बंगाल के चुनावी घमासान में सियासी हिंसा तेज होने लगी है। कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता पर बम और गोलियों से हमला किया गया था। अब बुधवार की देर रात कोलकाता लौटते समय मुर्शिदाबाद के निमित्ता स्टेशन के पास सूबे के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर बमों से हमला किया गया। उन्हें कोलकाता लाकर SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। उनके पांव, हाथ और शरीर के अन्य हिस्से में जख्म हैं। इस घटना में मंत्री समेत 22 लोग जख्मी हैं। इनमें से कुछ को जंगीपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का कहना है कि वह स्थिर और खतरे से बाहर हैं। अब सूत्रों के अनुसार CID ने इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों द्वारा बम से किए गए हमले में मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल CID ने इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है। मुर्शिदाबाद के निमटीटा रेलवे स्टेशन पर जांच चल रही है, जहां राज्य मंत्री जाकिर हुसैन कल अज्ञात लोगों द्वारा बम फेंके जाने से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल CID ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के अस्पताल में राज्य मंत्री जाकिर हुसैन से मिलने पहुंची। कल अज्ञात लोगों ने मुर्शिदाबाद में जाकर जाकिर हुसैन पर बम फेंका था, जिससे वो घायल हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल, प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, लगाए ये आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुई घटना ने एक बार फिर से यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिले के असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात 3 नाबालिग दलित लड़कियां खेत में दुपट्टे से बंधी पड़ी मिली। इनमें 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरी लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। घटना के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में उन्नाव जनपद के 9 थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर विपक्षी दलों के नेता यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को नजरबंद किया गया है। वहीं राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर महिला सम्मान और मानवाधिकारों का कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 किशोरियां खेत में पशुओं के लिए हरा चारा लेने गई थी। देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजन खोजने के लिए निकले। इस दौरान उन्हें तीनों लड़कियां खेत में कपड़े से बंधी मरणासन हालत में मिली। परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असोहा ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने 2 किशोरियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कानपुर के हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। तीसरी लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को फेसबुक के माध्यम से कहा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना एवं तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल एवं न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। खबरों के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। यह न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है। आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा? यूपी सरकार से निवेदन है कि परिवार की पूरी बात सुने एवं त्वरित प्रभाव से तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19, महाराष्ट्र के 3 शहरों में बढ़ाई जा सकती है सख्ती, उद्धव सरकार ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार यवतमाल, अमरावती और अकोला जिलों में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए किसी भी वक्त वहां पाबंदियों को सख्त कर सकती है। सरकारी सूत्रों ने बृहस्पतिवार को उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस मुद्दे पर गुरुवार सुबह चर्चा की और उसके आधार पर कदम उठाए जाने की संभावना है। हाल ही के दिनों में फिर से महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। राज्य में बुधवार को कोविड-19 के 4787 नए मामले आए, जो 2021 में राज्य में एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। जिलों में बुधवार को सबसे ज्यादा 230 नए मामले अमरावती में आए। यहां मंगलवार को 82 मामले आए थे। एक अधिकारी ने बताया कि अकोला नगर निगम में बुधवार को 105 और मंगलवार को 67 नए मामले आए। सूत्रों ने बताया, सरकार किसी भी वक्त यवतमाल, अमरावती और अकोला शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा सकती है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सुबह इस पर चर्चा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब निकाय चुनाव, बीजेपी के हाथ लगी मायूसी, सनी देओल के क्षेत्र में नहीं खुला खाता। जी हां दोस्तों, पंजाब निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पंजाब निकाय चुनाव में करारी मात खानी पड़ी है, जबकि कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है। पंजाब के 8 में से कांग्रेस ने 6 नगर निगम में जबरदस्त जीत हासिल की है। बठिंडा, अबोहर, कपूरथला, होशियारपुर, फतेहगढ़, चूड़िया में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अकाली दल राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। किसान आंदोलन का सियासी असर रहा कि बीजेपी सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका है। पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी सांसद सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में सभी 29 सीटों पर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि यहां की सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। 1.5 साल पहले सनी देओल ने इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को करारी मात दी थी।
लेकिन निकाय चुनाव में नतीजे उल्टे आए हैं। बीजेपी की हार से पीछे असल वजह कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी मानी जा रही है। नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा। पंजाब के अबोहर नगर निगम में 50 वार्डों में से 49 वार्डों पर कांग्रेस और सिर्फ एक वार्ड में अकाली दल के उम्मीदवार की जीत मिली है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल सकी है। वहीं बठिंडा में 50 वार्डों में से 43 पर कांग्रेस के तो 7 वार्डों में अकाली दल के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। बटाला नगर निगम में कांग्रेस के 35, अकाली दल के 6, बीजेपी के 4, आम आदमी के 3 उम्मीदवार जीते। वहीं एक निर्दलीय ने बाजी मारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत के बढ़ते प्रभाव से घबराई बीजेपी। यूपी में संजीव बालियान समेत जाट नेताओं को मैदान में उतारा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जिस तरह से किसान आंदोलन को जाटों के स्वाभिमान की लड़ाई में बदलने की कोशिश की, उससे अलर्ट हुई बीजेपी ने अपने सभी जाट चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। किसान आंदोलन के बहाने जिस तरह से विपक्ष ने पश्चिमी यूपी की 50 सीटों पर असर रखने वाले जाटों के बीच पैठ बनाने की कोशिश की है, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए नई रणनीति पर काम शुरू हो गया है। पश्चिम यूपी में जाटों के बीच जनसंपर्क अभियान की कमान केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को सौंपा गया है। खास बात है कि जाटों को जिस खाप के संजीव बालियान हैं, उसी खाप से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के आवास पर पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं की बैठक की। इस बैठक में कहा गया कि किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष राजनीतिक हित साधने में जुटा है। गांव-गांव जाकर कृषि कानून के फायदे बताएंगे। पिछले कुछ चुनावों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बीजेपी को वोट देते आए हैं और अब किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष जाटों को पार्टी के खिलाफ भड़काने में जुटा है। ऐसे में जाटों के बीच जाकर यह बताना होगा कि ना नए कानून किसानों के खिलाफ हैं और ना ही पार्टी किसान हितों के खिलाफ है। पश्चिमी यूपी की सभी खापों में बीजेपी पंचायतों के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बालियान के घर हुई बैठक में बीजेपी के उत्तर प्रदेश सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव सत्या कुमार, उत्तर प्रदेश के सह संगठन मंत्री करमवीर सहित सभी पश्चिमी यूपी के सभी प्रमुख विधायक शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी कहा गया कि जगह जगह पंचायतों के जरिए राकेश टिकैत जाटों का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं को इस बारे में सोचना होगा। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष की साजिशों से पार्टी नेताओं को सावधान किया है। इसी कड़ी में आज की बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के बीच व्यापक जनसंपर्क की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और मंत्री जनसंपर्क अभियान तेज करेंगे। जाटों और किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कल देश भर में रेल रोकेंगे किसान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने कल यानी 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। कल दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक किसान देश भर में रेल रोकेंगे। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता मंजीत सिंह धनेहर ने कहा कि जो किसान टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी रेल रोकने की ड्यूटी नहीं है। जो गाँव के लोग हैं वो रेल रोकेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान मंजीत सिंह धनेहर से जब पूछा गया कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ा कोई किसान नेता रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेगा, इस सवाल के जवाब में मंजीत सिंह ने कहा कि किसान नेताओं को तो जाना चाहिए। बोलने के लिए नेता रेल रोको आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन रेल रोको आंदोलन में वही के लोग मौजूद रहेंगे जहां रेल रोकी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब 6 फरवरी को चक्का जाम किया गया था, तब दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छूट दी गई थी, लेकिन इस बार रेल रोको आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा। किसानों के रेल रोको आंदोलन का मकसद सरकार पर दबाव बनाना है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए। सरकार के साथ किसान नेताओं की 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। सरकार ने किसान यूनियनों को नए कृषि कानूनों के अमल पर 18 महीने तक रोक लगाने का प्रस्ताव और इसके अलावा उनकी मांगों का हल तलाशने के लिए एक कमेटी का भी सुझाव दिया था, लेकिन आंदोलनकारी किसान संगठन तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जाट बाहुल्य इलाकों में खतरे में बीजेपी, शुरू हुआ मिशन डैमेज कंट्रोल। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलनों और उसके राजनीतिक प्रभावों पर बीजेपी में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी के शीर्षस्थ नेता शुरू से ही इसे पंजाब केंद्रित बताते आ रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी की घटना और हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों के बीच आंदोलन के बदलते स्वरूप को देखते हुए बीजेपी ने भी नए सिरे से किलेबंदी की कवायद शुरू कर दी है और इस कवायद के केंद्र में है वो 40 लोकसभा सीटें, जिन्हें परंपरागत तौर पर जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ये सीटें हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक राजस्थान में भी फैली है और जिनके बारे में कहा जाता है कि जाट मतदाता जिस करवट बैठता है, जीत उसी को होती है।
बीजेपी की नई किलेबंदी। कृषि संबंधी 3 विधेयकों का पंजाब में विरोध शुरू होने के बाद से केंद्र और बीजेपी के नेता लगातार यही कहते या दावा करते आ रहे थे कि सारे विरोध का केंद्र पंजाब ही है और बाकी अन्य राज्यों में कोई विरोध नहीं है। पिछले वर्ष सितंबर से केंद्र जिन किसान यूनियनों से बातचीत कर रही है उनमें भी अधिकांश पंजाब से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीतिक दखल के बाद से इस आंदोलन का विस्तार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी दिखाई दे रहा था, लेकिन दबदबा फिर भी पंजाब के ही किसान यूनियनों का ही था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शुरुआती आकलन के मुताबिक पंजाब में चूंकि राजनीतिक लड़ाई मूलतः अकाली दल और कांग्रेस के बीच ही है, लिहाजा कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पंजाब में बीजेपी का बहुत कुछ राजनीतिक दांव पर लगा भी नहीं था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुंडुचेरी में बोले राहुल, पिता के जाने का दर्द बहुत, लेकिन मैंने दोषियों को माफ कर दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि 1991 में अपने पिता राजीव गांधी की हत्या से उन्हें काफी दुख हुआ था, लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के प्रति उनके मन में कोई नफरत या गुस्सा नहीं है। राहुल यहां एक राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उसी क्रम में एक विद्यार्थी ने उनसे सवाल किया, लिट्टे ने आपके पिता की जान ले ली थी, इन लोगों के बारे में आपकी क्या भावनाएं हैं? इसके जवाब में राहुल ने कहा कि हिंसा आपसे कुछ छीन नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मुझे किसी के प्रति गुस्सा या नफरत नहीं है। निश्चित रूप से मैंने अपने पिता को खो दिया और यह मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। उन्होंने कहा यह किसी के दिल को अलग करने जैसा था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने कहा, मुझे काफी दुख हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं है, मुझे कोई नफरत या क्रोध नहीं है, मैंने माफ कर दिया। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि हिंसा आपसे कुछ छीन नहीं सकती, मेरे पिता मुझ में जीवित हैं, मेरे पिता मेरे जरिए बात कर रहे हैं। गांधी ने मछुआरा समुदाय के लोगों के साथ संवाद करने के बाद भारती दासन राजकीय महिला विद्यालय की छात्राओं के साथ बातचीत की। ज्यादातर दलों ने राजीव गांधी हत्या मामले के 7 दोषियों की रिहाई का समर्थन किया है, लेकिन तमिलनाडु कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। एक महिला आत्मघाती हमलावर ने 21 मई 1991 को एक चुनाव रैली में राजीव गांधी की चेन्नई के पास श्री पेरुंबदूर में हत्या कर दी थी। प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख के एस आलागिरी ने कुछ महीने पहले कहा था कि अगर राजीव गांधी हत्या मामले के दोषियों को रिहा कर दिया जाएगा तो 25 साल से अधिक समय जेल में बिताने वाले हत्या के सभी दोषियों की रिहाई की मांग उठेगी। तमिलनाडु सरकार ने 2018 में दोषियों को रिहा करने की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से सिफारिश की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर विरोध के बीच निकाय चुनाव में बीजेपी को झटका, कांग्रेस को छप्पर फाड़ वोट। जी हां दोस्तों, पंजाब में 117 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। कृषि कानूनों के विरोध के बीच हुए चुनाव में कांग्रेस को बम्पर को फायदा होता नजर आ रहा है। अभी तक आए नतीजों के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के लिए पंजाब शहरी निकाय चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। कुछ एक निकायों में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। इस चुनाव में कुल 2252 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बूथ कैप्चरिंग और झड़प के आरोपों के बीच राज्य में 14 फरवरी को 29,15,280 मतदाताओं के मत डालने के साथ 71.39% मतदान हुआ था। अमृतसर में कांग्रेस ने 68 में से 40 वार्ड जीते। पंजाब निकाय चुनाव में अमृतसर जिले की 68 सीटों में 40 कांग्रेस ने, 25 अकाली दल ने और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। अभी बीजेपी और आप का खाता नहीं खुला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन की वजह से गिर जाएगी बीजेपी सरकार, देश में होंगे चुनाव, ओपी चौटाला। जी हां दोस्तों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीम ओपी चौटाला मंगलवार को जिंद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और हरियाणा की सरकार पर कई सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी सरकार का पतन होगा और देश के अंतर मध्यावधि चुनाव होंगे। इस आंदोलन का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं, संसद भी भंग होगी और आंदोलन के सुखद परिणाम आएंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया तब ये 100 साल से भी ज्यादा चला था और उसके परिणाम बड़े सुखद आए थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि किसानों ने सारी सुख सुविधाएं छोड़कर संघर्ष की जो राह पकड़ी, उससे समूचे देश का वातावरण बदल गया है। आंदोलन की वजह से पंजाब हरियाणा की कटुता प्रेम में बदल गई है। जो लोग जात पात का जहर फैलाते थे, आंदोलन के माध्यम से उनको तमाचा मारा गया है। किसान जात पात धर्म की दीवारों को तोड़कर सरकार का सुपड़ा साफ करने का निर्णय ले। सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। इस समय जो माहौल देश में कायम है, उसके हिसाब से 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देश में मध्यावधि चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की हिम्मत व हौसले का परिणाम देखने को मिलेगा और देश में मध्यावधि चुनाव होंगे। सरकारों का पतन होगा। जब मध्यावधि चुनाव होंगे, आपके निर्णयों के अनुसार आपकी इच्छा से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार आप बनाओगे, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसे निर्णय लेंगे कि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। संघर्ष हमारे खून में है।
चौटाला ने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पर किसानों को संबोधित करना सौभाग्य है। सर छोटूराम चौधरी, देवीलाल व चरण सिंह के नक्शे कदम पर चलो। उन्होंने कहा कि हमारा कोई व्यक्तिगत, राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ नहीं है और संघर्ष हमारे खून में है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के सपने को साकार करने के पक्ष में है। जो सरकार जिम्मेवारी निभाने में असमर्थ हो तो उस सरकार का पतन जरूरी है। वोट के माध्यम से ऐसी सरकारों का पतन किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का रेल रोको अभियान कल 12 से 4 बजे तक रहेगा, ट्रेनों का चक्का जाम। टिकैत ने गांव के किसानों से भी किया आह्वान। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत अब ट्रेनों का चक्का जाम करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि बृहस्पतिवार 18 फरवरी को देश के किसान ट्रेनों को रोककर सरकार को कड़ा संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेन रोको अभियान कल 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, अगर ट्रेन रोकेंगे तो संदेश देंगे कि ट्रेन चले। उन्होंने गांव के लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। कहा कि गांव के लोग अपने हिसाब से रेल रोको अभियान का संचालन कर लेंगे। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर 11 फरवरी को आंदोलन स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको आंदोलन के आह्वान पर रणनीति बनाई गई थी। इसके साथ ही आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी को लेकर गाँव में जनसंपर्क भी किया था। वहीं पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब के बाद राजस्थान में शुरू हुए महापंचायतों के दौर में अब यहाँ आंदोलन पर बैठे किसानों ने भी महापंचायत की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले कई महीनों से किसान तीनों कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। कई दौर की बात हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार कानूनों में संशोधन की बात पर डटे हुए हैं तो वहीं किसान कानूनों की वापसी पर मांग अड़े हुए हैं। वहीं इससे पहले किसानों ने चक्का जाम किया था तो वहीं इस बार रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।